नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग द्वंद्व समास का अध्ययन करेंगे। आपको बताना चाहूँगा मैं कि पिछले कालांश में हमने अव्ययी भाव समास का अध्ययन किया था। अव्ययी भाव समास में मैंने आपको अव्यय समझाने का प्रयास किया था वहाँ पे, तो संक्षेप में एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि अव्यय क्या है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद, इनके पदों के रूप में परिवर्तन होता है, अतः इन्हें विकारी पद कहते हैं। अब उन पदों का हम थोड़ा समझ लेते हैं कि जिनका रूप सदैव एक ही बना रहता है, मतलब जिनके रूप में परिवर्तन नहीं होता, यानी एक ही रूप बने रहने के कारण इन्हें अव्यय कहते हैं। तो एक तो आपने देखा वह पद जिसके रूपों में परिवर्तन होता है, तो वह पद है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियापद। लेकिन वह एक दूसरा क्या है जिसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं, या ऐसे पदों को अविकारी पद भी कहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अव्यय वे शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि में से कोई विकार या रूप परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय के मुख्य रूप से चार भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, और दूसरा है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इनके भी अलग अलग भेद हैं। तो सिर्फ क्या वहाँ पे अव्यय के ब्रैकेट में वहाँ लिखा है, मतलब क्रिया विशेषण, तो क्रिया विशेषण भी अव्यय ही है। यानी चूंकि अव्ययी भाव समास में दोनों पद मिलकर के क्या है, पहला पद तो उसमें अव्यय होता है, लेकिन सभी पद यानी दोनों पद मिलकर क्रिया विशेषण का काम करते हैं। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो आइए अब हम द्वंद्व समास का अध्ययन करेंगे। अब द्वंद्व समास की परिभाषा देखिए पहले। यानी जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वहां द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व में दो शब्दों का मेल होता है। समास होने पर दोनों को मिलाने वाले और या अन्य समुच्चय बोधक अवयवों का लोप हो जाता है। ठीक है, तो द्वंद्व समास सबसे ही सरल है। इसमें आप देखेंगे जैसे कि भाई बहन, अब ये जो यहाँ योजक चिन्ह लगा होता है, समस्त पद जो है इसके दोनों पद मिलकर के, यानी दो पद हैं, दोनों के बीच में योजक चिन्ह या हाइफन बोलते हैं, योजक चिन्ह लगा होता है। और जब इसको हम विग्रह करते हैं तो दोनों के बीच जो है और या तथा किसी शब्द में यानी लगाना पड़ता है विग्रह करने के लिए। अब जैसे यहाँ आप देख रहे हैं भाई बहन, भाई और बहन, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सुख दुख, सुख और दुख, भला बुरा, भला या बुरा, रात दिन, रात और दिन, दो चार, दो या चार, पूजा अर्चना, पूजा और अर्चना, नमक मिर्च, नमक और मिर्च, छात्र छात्राएं, छात्र और छात्राएं, राजा रंग, राजा और रंग, रुपया पैसा, रुपया और पैसा, माता पिता, माता और पिता, धर्म अधर्म, धर्म और अधर्म, कृष्ण अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन, भीम अर्जुन, भीम और अर्जुन। यह एक चीज ध्यान रखना है, ये जो मैंने अलग से इनको तीन को हाईलाइट किया है। तो इस तरह के जब यहाँ पर ऐसे शब्द आ जाए, ये शब्द यानी धर्म अधर्म अलग अलग यानी योजक चिन्ह लगा के भी आ सकते हैं, लेकिन इस तरह भी वो देख करके पूछ सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि अगर इस तरह से आ जाए तब भी कुछ ही शब्द यानी अपवाद रूप में ऐसे शब्द हैं जो कि इस तरह से मतलब लिखे जा सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में एक तो सरल तरीका क्या था इसमें द्वंद्व समास में कि दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, लेकिन अगर योजक चिन्ह हटा के इस तरह पूछ लिया तो हमें ध्यान रखना है कि ये चाहे योजक चिन्ह लगा के लिखें या इस तरह से लिख दिया जिससे धर्म धर्म लिखा है जोड़ करके भी, तब भी हमें ये जानना चाहिए इसमें कि इस समस्त पद में यानी द्वंद्व समास ही है। तो इसलिए मैंने इस तरह यानी दो ही तरह से लिखा जाता है, और सभी शब्द ऐसे नहीं लिखे जा सकते। कुछ ही शब्द जैसे धर्माधर्म, कृष्णार्जुन, भीमार्जुन ऐसे लिखे गए हैं। तो इस तरह के अपवाद रूप में कुछ ही शब्द हैं जो कि इस तरह लिख सकते हैं और लिखे जा सकते हैं, और बाकी सभी यानी दोनों पद में यानी द्वंद्व समास में योजक चिन्ह लगा होता है।
ठीक है। लेकिन इस तरह से आ जाए तब भी हमें समझ लेना चाहिए कि ये जो समस्त पद हैं ये द्वंद्व समास ही है। आगे देखते हैं हम, अन्न जल, अन्न और जल, देश विदेश, देश और विदेश, गुण दोष, गुण और दोष, चाय कॉफी, चाय और कॉफी, लाभ हानि, लाभ और हानि, हार जीत, हार और जीत, जन्म मृत्यु, जन्म और मृत्यु, अपना पराया, अपना और पराया, घी शक्कर, घी और शक्कर, लोटा डोरी, लोटा और डोरी, धनी निर्धन, धनी और निर्धन, आटा दाल, आटा और दाल, लोभ मोह, लोभ और मोह, यश अपयश, यश और अपयश, जल थल, जल और थल, राजा रानी, राजा और रानी, राजा प्रजा, राजा और प्रजा, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, बाप दादा, बाप और दादा, रात दिन, रात और दिन, खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा, उल्टा सीधा, उल्टा और सीधा। तो इस तरह से ये जो है एक तरह से कहें कि विलोम विलोम जैसे होता है ना उल्टा उसका, यानी खट्टा का मीठा, रात का दिन, यानी जो विरुद्धार्थी शब्द हैं, है ना, तो विरुद्धार्थी शब्द प्रायः जो है द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। अभी इसमें आपको मैं एक छोटा सा गृह कार्य दे रहा हूँ। गृह कार्य है इसमें कि निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। ध्यान दीजिएगा कि जो इतने यहाँ शब्द दिए गए हैं ये हमने अभी तक जो 6 समास पढ़ा है सबसे ये सभी से संबंधित यहाँ समास पद दिए गए हैं, शब्द हैं। इसको आपको समास विग्रह करना है, पहचानना है कि कौन सा कौन समास है और उसका विग्रह कैसे करना है और उसका समास का नाम भी लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने, घर द्वार, पूर्व पश्चिम, बच्चे बूढ़े, धूप, धूप लिखा है, धूप होना चाहिए, धूप दीप, दूध दही, ऊंच नीच। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब योजक चिन्ह लगा के लिखा है तो आप पहचान लेंगे तुरंत कि हाँ ये शब्द इसके द्वंद्व समास के हैं। लेकिन और चीज़ भी है, ध्यान रखना, और यानी समस्त पद हैं, बीचों बीच, गिरधर, यथाशक्ति, घरवास, नवरत्न, ग्राम पंचायत, जेब घड़ी, राजभाषा, पंचतंत्र, वेद पुराण, चौपाई, भयातुर, राजपुत्री, त्रिभुज, मुरलीधर, यथारुचि, मेघनाद, कैलाशपति आदि। तो इस तरह के जितने शब्द हैं आप सबका नहीं समास विग्रह करना है और समास का नाम भी लिखना है। और नोट भी मैंने लिखा है फिर से वापस एक बार कि सभी समास की परिभाषा भी याद करना है ना। तो चूंकि इससे भी परिभाषा से भी सवाल यानी जो प्रश्न है, चूंकि हमारा प्रश्न जो आएगा बहुविकल्पिक प्रश्न होंगे सभी, यानी 4 अंक का समास में बहुविकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये प्रश्न जो है परिभाषा से भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमें परिभाषा याद करना जरूरी है। और अगर हमने परिभाषा सबकी याद की है तो समास को हमें पहचानने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो आशा रखता हूँ कि आज मैंने आपको जो द्वंद्व समास समझाने का प्रयास किया आप लोग समझे होंगे और आप ये गृह कार्य भी करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।